नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीटेट वर्ग 3 की जो एग्जाम है, वो यहां पर स्टार्ट हो चुकी है 10 नवंबर से 14 नवंबर तक। टोटल 5 दिन आपकी एग्जाम हो चुकी है। इन 5 दिनों में जो पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ध्यान से सुनिएगा, टोटल 43 प्रश्न। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, इस पर वीडियो हम बना चुके हैं 43 प्रश्नों का। इन 43 प्रश्नों को ऐसा रखा गया है कि टोटल आपके 400 से 500 प्रश्न बन जाएंगे पर्यावरण अध्ययन के, और मात्र 1 घंटे में पढ़ाया है मैंने आपको। यदि वीडियो आपने नहीं देखा, देख लीजिएगा, काफी अच्छे प्रश्न हैं। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन के पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को रखा है, और रिपीटेड प्रश्न हो रहे हैं ना, रिपीट हो रहे हैं, आने वाले एग्जाम में भी वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को देख लीजिएगा। यहाँ पर किन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, तो 14 नवंबर की जो सेकंड शिफ्ट है और फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न छूट गए थे, इनकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, और इन प्रश्नों को भी इस तरीके से रखेंगे कि आपके काफी प्रश्न यहाँ पर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि ये जो प्रश्न पूछा गया है उसकी सारी डिटेल हम उस प्रश्न के बारे में आपको दे देंगे। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर 43 प्रश्न हम करवा चुके हैं। उसके बाद से हम माने कि 44 से हम शुरू होंगे। प्रश्न कुछ इस प्रकार से हम पहले ही बता चुके हैं, आप देख सकते हैं, सारी डिटेल हमने यहाँ पर दी है। तो 43 प्रश्न हम आपको करवा चुके हैं। अब यहाँ पर 44 से हम चलेंगे ना, तो 44 में डायरेक्ट निकाल लेता हूं। यहाँ पर भारत में पहली मैराथन दौड़ कब शुरू हुई थी। यहाँ पर देखिए मैराथन दौड़ के बारे में पूछा गया था 14 नवंबर को। तो यहाँ पर देखिए भारत के बारे में बताऊंगा, ओलंपिक के बारे में बताऊंगा, किसने कौन सा स्वर्ण पदक जीता है, अब तक कितने जीत चुके हैं, ये सारी जानकारी सिर्फ मैं इस एक प्रश्न में आपको दूंगा। और ऐसे ही जो मैंने 43 प्रश्न रखे हैं वो इसी ही प्रकार से रखे है ना। तो यदि पूछे कि भैया भारत में पहली मैराथन दौड़ कब शुरू हुई थी, पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न हो तो आपको पता होना चाहिए। पहली मैराथन हुई थी 1918 में। कहां पर इसको आयोजित किया गया था, तो ये पुणे में किया गया था 1918 में, याद रखिएगा, है ना। ये एक प्रकार की लंबी दूरी की पैदल दौड़ होती है मैराथन, जिसकी दूरी कितनी होती है, तो 42 किलोमीटर और 195 मीटर होती है ना। मील और गज में पूछ ले तो वो भी आपको पता होना चाहिए। 26 मील और 385 गज की ये दौड़ होती है, याद रखिएगा। साथ में देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया था कि भारत में पहली मैराथन दौड़ कब हुई थी, 1918 में हुई थी। यदि आपसे ये पूछ ले कि प्रथम राष्ट्रीय खेल भारत में कब हुआ था और कहां पर हुआ था, प्रथम राष्ट्रीय खेल, तो ये हुआ था आपका 1940 में। कहां पर हुआ था, बंबई में हुआ था या फिर बॉम्बे में हुआ था, है ना। और ओलंपिक की पूछ ले, ये हमारा भारत का हो गया। यदि ओलंपिक की पूछ ले कि भाई ओलंपिक में मैराथन दौड़ की शुरुआत कब हुई थी, जैसे कि यहाँ पर भारत में पहली मैराथन दौड़ हुई थी 1918 में, ऐसे ही ओलंपिक में मैराथन दौड़ कब शुरुआत की गई थी, तो 10 अप्रैल 1896 में की गई थी। इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर भारत में पूछी, आगे आपसे ओलंपिक में भी पूछा जा सकता है। और जब ये दौड़ हुई थी तो इसमें पुरुषों की संख्या कितनी थी, मात्र 18 पुरुष दौड़े थे। कितने, 18 पुरुष, है ना। और इसमें कौन जीता था, तो इसमें लुइस जीते थे। कहां के रहने वाले थे, ग्रीस के स्पिरिडोन लुइस के द्वारा ये जो दौड़ है इसको जीता गया था। ये प्रथम है, याद रखिएगा, ओलंपिक में प्रथम मैराथन जो दौड़ जीता गया था वो ग्रीस के स्पिरिडोन लुइस के द्वारा जीता गया था, है ना। और यदि यहां पर पूछ ले कि भैया आधुनिक ओलंपिक खेलों की, यहां पर देखिए आपका मैराथन कंप्लीट हो गया है। मैराथन की जो प्रश्न है वो कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर मैं आपके आधुनिक जो ओलंपिक है उसके बारे में बात करूंगा और भारत की बात करूंगा, है ना, यानी कि खेल की बात करूंगा। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी, तो ये 1894 में हुई थी। इंपोर्टेंट है, सन याद कर लीजिएगा। किसके द्वारा की गई थी, फ्रांस के द्वारा नहीं, फ्रांस के बेरन पियरे डी कोबर्टिन के अनुसार की गई थी। और ये आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक माने जाते हैं, पियरे डी कोर्बेटिन। कहां के हैं, ये फ्रांस के हैं, है ना। कब की गई थी आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत, तो ये की गई थी 1894 में, और इन्हीं को ही आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है ना। अब यहां पर देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपसे पूछे कि भारत में पहली बार आपका जो ओलंपिक में हिस्सा लिया था भारत ने, वो कब लिया था, तो ये 1900 में लिया था। कब लिया था, 1900 में। और वो ओलंपिक कौन सा था, पेरिस का। लेकिन ये पूछ ले कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में देश ने पहली बार टीम कब भेजी थी, तो ये भेजी थी 1920 में। दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं है ना। भारत में पहली बार साल 1900 में पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लिया था भारत ने, और जो टीम भेजी थी आपकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में वो कब भेजी गई थी, तो ये 1920 में भेजी गई थी, याद रखिएगा, है ना। और भारत के जब आपका पहला ओलंपिक में हिस्सा लिया गया था तो उसमें कौन विजेता था और कौन सा उनको पदक मिला था, तो भारत के 1900 पेरिस में, है ना। कहां पर ये ओलंपिक हुआ था, पेरिस में। पहला पुरस्कार पाने वाले कौन थे, नॉर्मन प्रिचर्ड थे। कौन थे, नॉर्मन प्रिचर्ड थे। इनको किस में मिली थी भैया, तो ये 200 मीटर दौड़ में इनको रजत पदक मिलेगा। कौन सा पदक मिला था इनको, रजत पदक मिला था, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। अब तक
यानी कि 1900 से आपका 2024 में भी हुआ था, है ना। तो 1900 से 2024 तक अब तक 25 ओलंपिक भारत हिस्सा ले चुकी है, 25 ओलंपिक में, है ना। और कुल कितने पदक जीते हैं, तो 41 पदक जीते हैं इन 25 ओलंपिक में। अब किसने कौन सा पदक जीता है, किसने स्वर्ण जीता, किसने रजत जीता, किसने कांस्य जीता है, किसी भी प्रकार से आगे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगा, पूरे के पूरे बताऊंगा, एक एक करके सुनिएगा, है ना। चलिए, तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। इधर देखिएगा, इधर बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सन द्वारा आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपको सबसे पहले इस वाली पट्टी को देखना, इसको हम बाद में देखेंगे। भारतीय ओलंपिक पदक विजेता लिस्ट, ये जो 41 अभी तक स्वर्ण जो पदक हमें मिले हैं उनके बारे में बात की जा रही है, किसने कौन सा जीता, है ना, और किसमें जीता, और ये जो सन है यानी कि ये कहां पर हुआ था ओलंपिक, इसके बारे में ये चारों चीजें रखी गई हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो पदक जीता गया था वो नॉर्मन प्रीचर्ड के द्वारा जीता गया था, जैसे कि हमने आपको बताया था। कौन सा पदक जीता था, रजत पदक, है ना। कौन सी स्पर्धा थी, तो पुरुषों का 200 मीटर में जीता था। और कहां पर यह ओलंपिक था, तो पेरिस, जो कि 1900 में जब भारत ने पहली बार हिस्सा लिया था, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, है ना। दूसरा जो 1900 में हुआ था, वो पिचड़ में ने इन्होंने रजत, पुरुषों के 200 मीटर बाढ़ दौड़ जो अभी बताया, यही लिखा हुआ है ना। जो उसके बाद आपका 1928 की हम बात करें, जो एम्स्टर्डम में आपका ओलंपिक हुआ था, उसमें भारतीय हॉकी टीम, याद रखिएगा, जो पहली भारतीय हॉकी टीम ने कब स्वर्ण पदक जीता था, तो एम्स्टर्डम में जीता था, 1928 में स्वर्ण पदक जीता था पुरुष हॉकी टीम में, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है ना। उसके बाद 1932 में भी आपका भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। 1932 ले लीजिए, 1936 ले लीजिए, है ना, और 1948 ले लीजिए। लगातार लगातार आप देख सकते हैं यहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। लेकिन यहां पर क्या बदल गया है, सन बदल गया है, और जहां पर ओलंपिक हुआ था वो बदल गया है ना। लॉस एंजल्स में 1932 में जीता था, बर्लिन में 1936 में जीता था, लंदन में 1948 में स्वर्ण पदक जीता था भारत ने, भारतीय हॉकी टीम ने, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, आगे भी पूछा जा सकता है। और आगे हम बात करें तो भैया ये सिलसिला अभी तक चल ही रहा है ना। जो हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं कि भारतीय हॉकी टीम ने 1952 का जो आपका ओलंपिक हुआ था, उसमें भी हेलिंस्की में आपका पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने आपका 1956 में जो मेलबर्न में हुआ था आपका ओलंपिक, है ना, उसमें भी पुरुष हॉकी टीम ने स्वर्ण जीता था। तो ये जो आपका सिलसिला चला, ये कब से चला ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये चला आपका 1928 से। 1928 से भारतीय हॉकी टीम स्वर्ण पदक जीतती आ रही है। और कब तक जीता इन्होंने, 1956 तक, याद रखिएगा। लगातार 1 2 3 4 5 6 बार स्वर्ण पदक जीता भारतीय हॉकी टीम ने, लगातार की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद कांस्य पदक आया था 1952 में, जो हेलेंस्की में था, पुरुषों की बैडमिंटन कुश्ती जो हुई थी, उसमें कांस्य पदक जीता गया था। किसके द्वारा, केडी जाधव द्वारा। किसके द्वारा, केडी जाधव द्वारा। भारतीय हॉकी टीम फिर से यहां पर आ गई, लेकिन इस बार इनको क्या हाथ लगा, रजत पदक, है ना। पुरुष हॉकी टीम कब, रोम 1960 में। भारतीय हॉकी टीम फिर उतरी भैया, उन्होंने टोक्यो में 1964 में फिर इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया, पुरुष हॉकी टीम ने, है ना। भारतीय हॉकी टीम ने फिर उतरे, इन्होंने फिर कांस्य पदक जीता, भारतीय हॉकी टीम ने, पुरुष हॉकी टीम, कहां पर, मैक्सिको सिटी, 1968। सन जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, सन आपको याद करना है, साथ में कहां पर ओलंपिक हुआ था ये भी आपको जानकारी होना चाहिए, किस सन में हुआ था, है ना। भारतीय हॉकी टीम कांस्य पदक जीती भैया, पुरुष हॉकी टीम म्यूनिक 1972 में जीता। भारतीय टीम ने फिर यहां पर स्वर्ण पदक जीत लिया आपका मॉस्को में 1980 में। लिएंडर पेस, ये इन्होंने कांस्य पदक जीता था पुरुष एकल टेनिस में, कब जीता था इन्होंने, अटलांटा में जीता था 1996 में, है ना। सन आपको जरूर याद रखना है, यदि ये आपको पढ़ना है तो आराम से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, जब भी आपको समय मिले पढ़ लीजिएगा, है ना। और बात करें यहाँ पर देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि पूछा जाता है आपका पर्यावरण अध्ययन में, इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था भारोत्तोलक महिला का, कितने ग्राम में, 54 ग्राम में, कब, 2000 में, कहां पर, सिडनी में, है ना। यहां पर बात करें राज्यवर्धन सिंह राठौर की, तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया पुरुषों का डबल ट्रिप शूटिंग में, कब, 2004 में, कहां पर, एथेंस में, है ना। अभिनव बिंद्रा की हम बात करें तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था पुरुषों का 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, कब, 2008 में, कहां पर, बीजिंग में। विजेंद्र सिंह की बात करें तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था पुरुषों का मिडिल वेट बॉक्सिंग मुक्केबाजी में जीता गया था, कब जीता गया था, 2008 में, और कहां पर, बीजिंग में, है ना। ये अभिनव बिंद्रा और विजेंद्र सिंह और सुनील कुमार,
ये बीजिंग में ही इनके द्वारा 2008 में जीता गया था, है ना। इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था, इनके द्वारा कांस्य पदक, और सुनील कुमार के द्वारा भी कांस्य पदक जीता गया था पुरुषों का 66 किलोग्राम कुश्ती में, है ना। सुनील कुमार की हम बात करें तो इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है पुरुषों का 66 किलो कुश्ती में। ये कहां पर, लंदन में जीता गया था, और कब, 2012 में, है ना। विजय कुमार की हम फिर बात करें भैया, विजय कुमार ने फिर रजत पदक जीता था पुरुषों की 25 मीटर पेरिड पिस्टल शूटिंग में। कब जीता था, 2012 में, कहां पर, लंदन में। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देखिए सब इंपोर्टेंट है ना। मैं फालतू चीजें नहीं लाता हूं, जो इंपोर्टेंट है वही लाता हूं। यहाँ पर मैंने टोटल 41 पदक क्यों रखे हैं, कहीं से भी उठाकर पूछ रहे पर्यावरण दिन में, है ना, इसलिए मैं सारी चीजें लेकर आया हूं। साइना नेहवाल के बारे में पूछ ले भैया, कांस्य पदक जीता था इन्होंने 2012 में, कहां पर, लंदन में। महिला एकल बैडमिंटन में जीता गया था, बैडमिंटन में याद रखिएगा। मेरी कॉम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है महिला फ्लाई वेट मुक्केबाजी में 2012 में, लंदन में, है ना। योगेश दत्त यहाँ पर इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है पुरुष 60 किलोग्राम कुश्ती, है ना, लंदन में जीता गया है 2012 में। गगन नारंग इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया है पुरुष 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में, लंदन में 2012 में, है ना। पीवी सिंधु की हम बात करें, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, पीवी सिंधु रजत, देखिए मैं टिक कर दूंगा, जैसे कि यहाँ पर किस किस को आपको अच्छे से और याद कर लेना, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी हो गया, आपकी अभिनव बिंद्रा हो गया, है ना, सुनील कुमार हो गया आपका, सुनील कुमार, उसके बाद में आपका साइना नेहवाल हो गया, मेरी कॉम हो गया, है ना, गगन नारंग हो गया, पीवी सिंधु हो गया। इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साक्षी मलिक से, मीराबाई चानू से इनसे प्रश्न आ सकते हैं, है ना। पीवी सिंधु की बात करें तो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है महिला एकल बैडमिंटन में, कब, 2016 में, कहां पर, रियो में। साक्षी मलिक की हम बात करें तो इनके द्वारा कांस्य जीता गया है महिला 58 किलो कुश्ती में, कब जीता गया, 2016 में, कहां पर, रियो में, है ना। मीराबाई चानू इनके द्वारा रजत पदक जीता गया है महिला 49 किलो भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग में, जीता गया है टोक्यो में, कब, 2020 में, है ना, याद रखेगा। आगे भी हम बात करेंगे, और भी बचे हुए हैं, क्योंकि हम अभी 2020 में आए, हमें 2024 तक जाना है। लवलीना बोरगोहेन की बात करें तो इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था महिला वेल्टर वेट 64 से 69 किलो में, जीता था इन्होंने टोक्यो में 2020 में। पीवी सिंधु इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक जीता गया महिला एकल बैडमिंटन में, कब जीता, 2020 में, कहां पर, टोक्यो में। रवि कुमार दहिया की हम बात करें तो रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में, टोक्यो में, 2020 में। भारतीय हॉकी टीम यहां पर फिर से आ चुकी है 2020 में, टोक्यो में इनके द्वारा कांस्य पदक जीता गया था भारतीय हॉकी टीम में, पुरुष हॉकी टीम में, है ना। बजरंग पुनिया के द्वारा कांस्य पदक जीता गया पुरुष 56 किलोग्राम कुश्ती में, टोक्यो में, 2020 में। नीरज चोपड़ा काफी इंपोर्टेंट आईएमपी है भैया, अभी नीरज चोपड़ा जी ने जो भाला फेंका गया था वो कितना फेंका गया था ये पूछा गया है, इस पे जैसे कि अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था पुरुष का भाला फेंक इनके द्वारा भाला फेंका गया था टोक्यो में 2020 में। जैसे कि 2024 में इनके द्वारा रजत पदक जीता गया था, वो आगे हम बात करेंगे। मनु भाकर की बात करें तो कांस्य पदक इनके द्वारा महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग के द्वारा इनको कांस्य पदक मिला था पेरिस में 2024 में, है ना। 2024 के याद कर लीजिएगा, पूछे जा सकते हैं। 2020 और 2024 के तो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, है ना। मनु भाकर, सरबजोत सिंह, है ना, कांस्य पदक इनको मिला था मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में मिला था पेरिस में 2024 में। स्वप्निल कुसाले कांस्य पदक मिला था भैया इनको पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में मिला था, है ना, पेरिस में, कब, 2024 में। भारतीय हॉकी टीम फिर से यहाँ पर एंट्री ले चुकी है, कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया है 2024 में पेरिस में पुरुष हॉकी टीम के द्वारा, है ना। नीरज चोपड़ा जी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 2020 में इनको स्वर्ण पदक मिला था, 2024 में नहीं मिला इनको, रजत पदक मिला था। स्वर्ण पदक इनको मिला था पाकिस्तान के नाम में भूल रहा हूं, आगे मैं बताऊंगा आपको, है ना। पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उनके द्वारा यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता गया था पुरुषों का भाला फेंक में पेरिस में 2024 में, ना। रजत पदक याद रखिएगा, 2024 में इनको रजत पदक मिला था। अमन सहरावत कांस्य पदक इनके द्वारा जीता गया पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम कुश्ती में, कहां पर, पेरिस 2024 में। तो आपको लगभग 2020 और 2024 को तो अच्छे से याद कर ही लेना है, कौन से पदक किसके द्वारा जीते गए, है ना। यदि चाहे तो आप इसके पीछे भी एक्शन जा सकते हैं, करना सभी है आपको, है ना, पढ़ना सभी है, लेकिन अच्छे से आपको इनको याद कर लेना 2020 2024 को। चलिए, ये हो गए आपके 41 पदक। कौन सा पदक कब किसके द्वारा जीतेगा ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं।
देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि भैया नीरज चोपड़ा ने गोल्फ में भाला कितने मीटर फेंका था, ये आपसे पूछा गया था। तो टोक्यो में कहां पर फेंका गया था, टोक्यो में फेंका गया था। ओलंपिक 2020 में, कब, 2020 में इनके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया था नीरज चोपड़ा जी द्वारा। ओलंपिक स्वर्ण पदक हासिल करने के लिए इनके द्वारा कितना मीटर थ्रो किया गया था, तो 87.58, 87.58 मीटर थ्रो किया गया था, इनको स्वर्ण पदक मिला था। पेरिस में हम बात करें भैया, ये 2020 की बात है। 2024 में पेरिस में आपका ओलंपिक हुआ था, इसमें भाला फेंक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो पाकिस्तान के अरशद नदीम है ना, इनका नाम क्या है, अरशद नदीम है, इनके द्वारा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था, यानी कि 92.97, 92.97 मीटर दूर दूर भाला फेंका इनके द्वारा, है ना। दूसरी बार प्रयास इनका हुआ था, पहली बार में शायद आउट हो गए थे, जो पांव बाहर चला जाता है उसको क्या बोलते हैं, आउट शायद बोलते हैं, वो हो गए थे। दूसरी बार इन्होंने प्रयास किया था और 92.97 मीटर का भाला फेंका था, सबसे ज्यादा, है ना। ये तो हुई उस ओलंपिक की बात पेरिस 2024 की। लेकिन यहां पर पूछ ले कि भैया विश्व रिकॉर्ड क्या है, तो विश्व रिकॉर्ड है आपका 98.48, जो अभी तक किसी के द्वारा नहीं तोड़ा गया, 98.48। किसके द्वारा फेंका गया था, कब फेंका गया था और कहां के रहने वाले थे, तो चेक गणराज्य के रहने वाले थे। नाम था इनका जोन जेलेजनी, है ना, याद रखिएगा जी, पूछ लागे तो जोन जेलेजनी द्वारा 98.48 मीटर का भाला फेंका गया था इनके द्वारा, ये विश्व रिकॉर्ड है। इससे आगे अभी तक किसी के द्वारा भाला नहीं फेंका गया है। कब फेंका गया था, 1996। आप सोचोगे 1996 से 2024 आ गया, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बना जिनके द्वारा इतना, इससे ज्यादा भाला फेंका गया है ना। 1996 से विश्व रिकॉर्ड बना आ रहा है, जो अभी तक किसी के द्वारा नहीं तोड़ा गया है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। चलिए और भी यहाँ पर आगे हम प्रश्न की बात करें तो ताजमहल का पीला पीला पड़ना या फिर पीला होना, ये इसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। ताजमहल का पीला पड़ना, इसमें कौन सी गैस जिम्मेदार है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो ये आपका सही आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, है ना। इसके कारण तो ताजमहल का पीला पड़ना आपका जो जिम्मेदार गैस होगी वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस होगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है, सीधा सीधा प्रश्न आया था भैया, मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है। तो वहां पर विकल्प में आपका प्राथमिक द्वितीयक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार का विकल्प होगा। तो देखिए यहाँ पर पारिस्थितिकी खाद्य श्रृंखला के मुताबिक हम जाने तो मनुष्य प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह का उपभोक्ता है, यानी कि शाकाहारी भी है और ये मांसाहारी भी है। तो इसे आप सर्वाहारी कह सकते हैं, है ना। सर्वाहारी कौन होता है, जो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है, यानी प्राथमिक और द्वितीयक दोनों तरह का उपभोक्ता होता है मनुष्य, है ना। अब यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तीनों के बारे में जानेंगे। पहले सबसे पहले देखिए मनुष्य सर्वाहारी है, यानी वहां पौधों और जानवरों दोनों का सेवन करता है, तो इसे आप सर्वाहारी भी कह सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता की हम बात करें तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी जीव होते हैं, जो पौधों या फिर शैवाल पर भोजन करते हैं, जैसे कि हिरण हो गए, चूहे, गाय, भैंस, घोड़े, तितलियां, कीड़े, टिड्डे, दीमक, ये सभी क्या किस पे निर्भर है, पौधों पर, शैवाल पर निर्भर, इनका ये सेवन करते हैं, भोजन करते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन होता है, जो प्रथम उपभोक्ता को खाता है, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता का सेवन करता है, जैसे कि शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, जैसे कि आपका लोमड़ी, उल्लू, सांप, भालू, पक्षी, भेड़िया, ये सभी किसकी श्रेणी में आते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, है ना। याद रखिएगा, सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई लोमड़ी या फिर उल्लू या फिर सांप, भालू, पक्षी, भेड़िया, किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई किस प्रकार के उपभोक्ता है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता कौन होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो आपके तृतीयक उपभोक्ता होते हैं, जिसमें आपका शेर, बाघ, ये सारे तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, शेर और बाघ, है ना। ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे। लोमड़ी को भी खा लेंगे, उल्लू, सांप, भालू, पक्षी, भेड़िया, सभी को ये खा सकते हैं, तो ये तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था रात्रि में जागने वाले पक्षी का क्या नाम है। यहाँ पर देखिए पक्षी से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, एक आधी शिफ्ट छुट्टी होगी जिसमें पक्षी से संबंधित प्रश्न नहीं आया, तो पक्षी से जितनी भी जानकारी है वो सारी रखी भैया, एक एक करके सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा। रात में जागने वाले पक्षी को क्या कहते हैं, रात्रिचर पक्षी कहते हैं। आपने टिक कर दिया होगा, गलत नहीं होगा आपका प्रश्न। कौन होंगे भैया रात्रिचर में, तो उल्लू, जिसके बारे में आपको सभी को पता है, साथ में आपका बुलबुल भी होगा, निशाचर बाज और निशाचर बगुला, ये सभी की सभी रात में जागने वाली पक्षी है, उल्लू, बुलबुल, निशाचर बाघ और निशाचर बगुला, है ना। यहाँ पर देखिए जो अभी प्रश्न जो मैं देख रहा हूं या फिर बच्चों द्वारा बताए जा रहे हैं वो सीधे सीधे नहीं पूछ रहे हैं, सीधे सीधे आपको विकल्प में उल्लू नहीं देंगे, है ना, बुलबुल दे देंगे, निशाचर बाघ दे देंगे, बगुला दे देंगे, यहाँ पर ब्लैक रेल भी दे देंगे। ये मैंने एक अलग से
एक पक्षी होता है ना, जो हमारे भारत में नहीं पाया जाता, लेकिन ब्लैक रेल भी यहाँ पर आपके विकल्प में दे सकते हैं, गलत नहीं करना है। ब्लैक रेल जो होता है यहाँ चूहे के आकार का छोटा पक्षी होता है और यह अमेरिका के कई हिस्सों के तटीय दलदलों में रहता है ना। कभी कभी क्या है, अभी हो ही ऐसा रहा है कि सीधा सीधा प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घुमा के दे रहे हैं, तो ब्लैक रेल भी विकल्प में हो सकता है, तो आपको उस पर टिक कर देना है। करेक्ट आंसर आपका होगा उल्लू अपने बच्चे, यहाँ पर उल्लू की बात की जा रही है, तो उल्लू अपने बच्चे पुराने पेड़ों के खोखरे में छेद में अपने बच्चे देता है, यानी कि यहाँ पर घोंसले की बात की जा रही है। घोंसले की किस प्रकार का घोंसला होता है उल्लू का, तो अपने बच्चे पुराने पेड़ों यानी पुराने पेड़ के जो सोखरों में यानी कि छेद जो होते हैं, बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, उनके अंदर ये अपने बच्चे को देता है ना। और उल्लू याद रखेगा, उल्लू अपनी गर्दन को आगे पीछे कितने डिग्री तक कर सकता है, 270 डिग्री कर सकता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को आगे पीछे 270 डिग्री कर सकता है, तो वह उल्लू है ना, याद रखेगा, इंपोर्टेंट है। कुछ जानवरों के मारे जाने का उद्देश्य यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया मगरमच्छ और सांप को क्यों मारा जाता है, तो इनको चमड़ी के लिए, दांत के लिए मारा जाता है, चमड़ी के लिए और दांत के लिए इनको मारा जाता है। हाथी को क्यों मारा जाता है, तो दांत के लिए मारा जाता है। गेंडे को क्यों मारा जाता है, तो सींग के लिए मारा जाता है। कस्तूरी मृग को क्यों मारा जाता है, तो इसको इत्र के लिए मारा जाता है। तो याद रखिएगा, ये भी आपसे आगे पूछे जा सकते हैं, जानवरों को क्यों मारा जाता है, किन उद्देश्यों के लिए मारा जाता है। अब यहाँ पर हम जो पक्षी, जो इंपोर्टेंट पक्षी है, उनके घोंसले के बारे में बात कर लेते हैं। भाई उनके घोंसले किस प्रकार के होते हैं, यदि आप पूछ ले कि कौवे का घोंसला किसका होता है, या फिर सबसे ऊंची डाली पर घोंसला, या फिर सबसे पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये कौवा बनाता है। कोयल तो अपना घोंसला ही नहीं बनाती है, वो क्या करती है, अपने अंडे कोए के घोंसले में देती है और कौवा उसे अपना समझकर पालन पोषण करता है उस अंडे का, है ना। फाख्ता पक्षी के बारे में बात करें तो ये अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच, इंपोर्टेंट है, आईएमपी प्रश्न है, काफी बार ये पूछा गया है सभी टेट एग्जाम में लगभग ये, और रिपीटेड प्रश्न है कि भैया उस पक्षी का नाम बताइए जो अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी के पेड़ों के ऊपर अपना घोंसला बनाता है, तो वो फाख्ता पक्षी, याद रखिएगा। वीवर पक्षी की हम बात करें तो लालटेन जैसा इस प्रकार से घोंसला होता है, और याद रखिएगा ये इंपोर्टेंट है कि वीवर पक्षी में नर वीवर पक्षी घोंसला बनाते हैं। नर वीवर पक्षी कई सारे घोंसले बनाता है और मादा वीवर पक्षी उसमें से जिसे जो वो पसंद करती है मादा वीवर, उसी में ही वो घोंसले देती है, और बाकी जितने भी घोंसले बने हैं उनको छोड़ देती हैं। याद रखिएगा उस पक्षी का नाम क्या होगा, वीवर पक्षी होगा, है ना। बसंत गोरी की हम बात करें तो बसंत गोरी अपना घोंसला तने में गहरा छेद करके बनाती है तथा उसी में अपना अंडा देती है। तने में गहरा छेद कर देती है अपनी चोंच से और उसी में क्या करती है, वो अंडे देती है। दर्जिन चिड़िया, दर्जिन से आप दर्जी याद रखिएगा, जैसे दर्जी जिस प्रकार से कपड़े सिलता है उसी प्रकार से पत्ते को सिलकर, ये नुकीली चोंच होती है उससे सिलकर अपने अंडे उसी पत्तों के अंदर देती है। याद रखिएगा उसके बीज बनी थैली में ये अपने अंडे देती है। शकरखोरा अपना घोंसला छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर बनाता है। कलचिड़ी की हम बात करें तो पत्थरों के बीच खाली जगह जो पड़ी होती है उसमें ही अपने अंडे देती है कलचिड़ी, याद रखिएगा, है ना। आगे और भी हम बात करेंगे। गोरैया की हम बात करें तो ये अपने घोंसला घर में अलमारी के ऊपर बनाती है, आईने के पीछे, घर की दीवारों के ओले में ये अपना घोंसला बनाती, कौन, गोरैया। उसके साथ साथ जो कबूतर होती है वो भी अपना घोंसला पुराने मकान या फिर जो खंडर घर होते हैं या फिर खंडर मकान होते हैं उनमें अपना घोंसला बनाती है। चील, बाज और गिद्ध की हम बात करें तो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची जो डाली होती है उस पर अपना घोंसला बनाते हैं चील, बाज और गिद्ध, है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। मैना के बारे में विशेषकर ध्यान दीजिएगा। मैना जो है वो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर सकती है। वो कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करता है, तो वो है मैना। और मैना गुलाबी रंग के बच्चे देती है। किस प्रकार के गुलाबी रंग के बच्चे कौन सा पक्षी देता है, तो वो मैना है। और साथ में ये भी याद रखिएगा, भैंस पर बैठकर कीट कौन सा पक्षी खाता है, तो वो है बगुला, जिससे दोनों को फायदा होता है। बगुले को कीड़े मिल जाते हैं, भैंस के कीड़े मर जाते हैं, है ना, दोनों को फायदा होता है। पक्षियों के बारे में कुछ और इंपोर्टेंट जानकारी दे दूं, महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बता देता हूं। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने के साथ साथ सर्दी और गर्मी से बचने हेतु भी इसका प्रयोग उनके द्वारा होता है। पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, जैसे कि आप सभी को पता होगा। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं, इस प्रकार 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। इस प्रकार से उनका हृदय होता है 4 कोष्ठ वाला, है ना। अप्रैल महीने में पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही अपना घोंसला बनाता है। कब बनाता है, अप्रैल महीने में।
पक्षियों की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है और उसी के द्वारा ही जितना कम वजन होगा उतना अच्छा पक्षी उड़ेगा, है ना। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं, ये पूछा जा सकता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं, तो सिर्फ सफेद व काली ही देखते हैं। हर चीज को सफेद देखेंगे या फिर काली देखेंगे, है ना, दोनों ही रंग में देखते हैं, बस याद रखिएगा। पक्षी देखने हेतु अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां होती है वो घूम नहीं सकती। आपने देखा होगा पक्षी को हमेशा चारों तरफ देखता रहता है, यानी कि उसकी गर्दन एक तरफ टिकती नहीं, इधर से उधर देखता रहता है। क्यों? क्योंकि जो पुतलियां होती है आंखों की वो घूम नहीं सकती, इसलिए वो गर्दन को इधर उधर घुमा रहता है। पक्षी एक ही समय में दो आंखों से दो अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। जैसे कि हम किसी को देखना होता है, दोनों आंखों से एक ही चीज को देखते हैं, पक्षी अलग अलग आंखों से अलग अलग चीजों को देख सकता है ना। सबसे छोटे प्रवासी पक्षी के बारे में पूछ ले तो वो छोटी जल रंग के हैं। इसका वजन कितना होता है? 15 ग्राम का होता है लगभग। कितना? छोटी जल रंग के सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है। आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है। कितना? 8000 किलोमीटर। 20 मार्च को देखिए, यहाँ पर पक्षी के बारे में बात हो रही तो आपको पता होना चाहिए कि विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। और पहला विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया था, तो ये 2010 को मनाया गया था। कब? 2010 को। तो पक्षी के बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अब बात करते हैं परमाणु बम के बारे में, जो कि आपका 14 नवंबर को पूछा गया प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कब गिराया गया और कहां पर गिराया गया। एक ही प्रकार का प्रश्न पूछा था, अब कौन सा पूछा था कमेंट्स के माध्यम से बताना है। कब गिराया गया था ये पूछा गया, या फिर कहां गिराया गया ये पूछा गया है, कमेंट्स के माध्यम से बताना है। वैसे मैं सारी चीजें यहाँ पर आपको बताऊंगा, है ना। कहां पर गिराया गया, कब गिराया गया, कौन सा गिराया गया और कौन कौन से आपके परमाणु बम कहां कहां है, कितने के पास, सारी जानकारी दूंगा इसमें, है ना। मैं तो दुनिया का पहला जो परमाणु बम है ये 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया। कहां पर? 6 अगस्त 1945 को कहां पर? जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। और इस बम का नाम पूछ ले कि भाई इस बम का नाम क्या था, तो लिटिल बॉय था। इस बम का नाम क्या दिया था? लिटिल बॉय नाम था। कब गिराया गया था? सुबह 8:15 पर। किससे गिराया गया था उसका नाम आपको पता होना चाहिए। एनोला गे नाम के B-29 बम वर्षक विमान से इसको गिराया गया था। किससे? एलोना गे नाम के B-29 बम वर्षक विमान से इसको गिराया गया था। और इसमें जो हिरोशिमा शहर का 100% हम मान के चले कि 100% संख्या में से 60% हिस्सा तबाह हो गया था। कितना? 60% हिस्सा तबाह हो गया था। 2 बार वहां पर परमाणु बम गिराया गया था। कितनी? 2 बार। जैसे पहली बार जब परमाणु बम गिरा था तो 70,000 से ज्यादा लोग मरे थे। उसके 3 दिन बाद फिर से परमाणु बम गिराया गया था। जैसे कि 6 अगस्त को गिराया था, उसके बाद 9 अगस्त को फिर से वहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। 1945 में नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था, जिसका नाम क्या है? फेटमैन। कहां पर? देखिए, पहला जो बम गिराया था वो हिरोशिमा पर गिराया था, और दूसरा जो बम गिराया था वो आपका नागासाकी पर गिराया था 9 अगस्त 1945, यानी कि 3 दिन बाद ही। पहले का क्या नाम था? जैसे कि मैंने यहां पर बताया लिटिल बॉय, और दूसरे का क्या नाम था? फेटमैन। इसका नाम क्या था? फेटमैन था दूसरे बम का, जो कि नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945, है ना। इस बम की वजह से भी हजारों लोग तुरंत मर गए थे, यानी कि कह सकते हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग इन दोनों बम की वजह से मर गए थे जापान में, है ना। दुनिया में हम बात करें कि भाई परमाणु हथियार किस किस के पास है, तो 9 देशों के पास। कितने? 9 देश। कौन कौन से? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, पाकिस्तान, भारत, इजराइल और उत्तर कोरिया। इन सभी के पास परमाणु हथियार है ना। अमेरिकी भौतिक विज्ञान जी रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम का जनक कहा जाता है। विश्व में पूछे भाई किसको कहा जाता है परमाणु बम का जनक, तो ये आपको कहा जाता है ओपेनहाइमर को। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, याद रखिएगा, अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे। भारत की हम बात करें कि भारत में परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, भारत का पूछा जा सकता है। भारत में परमाणु बम के जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आगे हम बात करें तो दुनिया का पहला परमाणु बम का नाम पूछ ले तो वह ट्रिनिटी। क्या है? ट्रिनिटी। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परीक्षण का कोड नाम दिया था ट्रिनिटी, और यही दुनिया का पहला परमाणु बम है ना। भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, यदि ये पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए 18 मई 1974। कब? 18 मई 1974 को। कहां पर? राजस्थान के पोखरण में किया था, जमीन के अंदर। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है ना। इस परीक्षण का कोड या फिर नाम क्या था?
ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इस ऑपरेशन का नाम था, इस परीक्षण का नाम था। उसके बाद में भी 2 परीक्षण हुए हैं। वो कब हुए हैं? 11 और 13 मई को। भारत ने 11 और 13 मई को 1998 को पोखरण में 2 और परमाणु परीक्षण किए थे। एक तो 11 को किया था और एक 13 को किया था, है ना, याद रखिएगा। और इस परीक्षण का नाम क्या दिया था? ऑपरेशन शक्ति। क्या नाम दिया था? ऑपरेशन शक्ति, है ना। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करेंगे। भारत की सबसे बड़ी नदी के बारे में पूछा था कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी, जो कि उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती। कहां से? उत्तराखंड। कहां पर है, किस राज्य में है ये, किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड स्थित गंगोत्री ग्लेशियर हिमनद से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, याद रखिएगा। और यहां इसे भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। कहां पर? आपका उत्तराखंड में, है ना। किस नाम से जाना जाता है? भागीरथ के भी नाम से भी जाना जाता है। और गंगा नदी की हम यदि भारत की सबसे लंबी नदी की लंबाई की याद करें तो ये है आपका 25-25। कितना है? 25-25 किलोमीटर, 2525। गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी की हम बात करें तो वो है अपना यमुना नदी। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी होगी? यमुना नदी होगी। और गंगा नदी के सहायक नदियों में आपका जैसा कि सबसे सहायक बड़ी नदी होगी यमुना, उसके बाद है गंडक, रामगंगा, सोन, घाघरा, गोमती, कोशी, तमसा, पुनपुन और महानंदा। ये सभी आपकी गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी यमुना। भारत की पवित्र नदी किसे कहा जाता है? सभी को पता है, गंगा नदी को कहा जाता है। गंगा नदी की जो प्रमुख स्रोत है, जैसे कि सबसे बड़ी सहायक नदी भागीरथी है, उसके साथ में अलकनंदा, ये दोनों ही गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत है। और यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां जो है ये देवप्रयाग में मिलती। कहां पर मिलती हैं? दोनों नदियां देवप्रयाग में मिलती हैं, याद रखिएगा। गंगा नदी आपका उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, बांग्लादेश में, इन सभी में होकर गुजरती है आपकी गंगा नदी, है ना, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका उसके जो गंगा नदी के किनारे बसे जो शहर है उसमें आपका हरिद्वार है, कानपुर है, इलाहाबाद है, पटना है, भागलपुर है, वाराणसी है, कोलकाता शहर, ये सभी आपका गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि आपका प्रश्न हो चुके 50, ये है आपका 51। कौन सा है? 51 नंबर है प्रश्न का। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक के बारे में पूछा गया था। और आप सभी को पता है, पहले भी आपको बता चुके हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC के नाम से जाना जाता है। ये ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक है। ओजोन परत के बारे में जान लेते हैं। और ये पूछा भी गया है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है ना। और ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है आपकी ओजोन परत। इसका रासायनिक रूप क्या है? तो इसका रासायनिक रूप होगा आपका O3, है ना। और ओजोन परत को बचाने के लिए आपका जो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। याद रखिए, कब किए गए थे? 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। क्यों किए थे? ओजोन परत को बचाने के लिए, है ना। ओजोन दिवस के बारे में आपसे पूछा गया है और ये काफी रिपीट हुआ प्रश्न है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। यदि आगे आपसे थीम के बारे में पूछ ले तो साल 2024 के विश्व ओजोन दिवस की जो थीम थी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाना थी। साल 2023 की हम बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को ठीक करना और जलवायु परिवर्तन को कम करना। 2022 की हम बात करें तो पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए वैश्विक सहयोग। 21 की हम बात करें तो हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। ये आपका 2021 की थीम थी। तो यहाँ पर देखिए, इसको हटा देते हैं पहले। तो देखिए 2021, 22, 23 और 24 है ना, इन चारों सालों की थीम के बारे में आपको बता चुका हूं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये 52 प्रश्न है, क्योंकि 51 हो चुका है और मुझे लगता है लास्ट प्रश्न है, बिल्कुल लास्ट है ना। यह प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शरीर का निर्माण कार्य कौन करता है? सरल सा प्रश्न था, प्रोटीन करता है। ये प्रश्न आपसे सीधा सीधा भी पूछा गया है, भाई किस में प्रोटीन की प्रचुरता होती है? विकल्प में सोयाबीन था, तो आपका करेक्ट आंसर क्या था? वहां पर सोयाबीन। ये 2 तरीके से प्रश्न पूछा गया है। शरीर का निर्माण कार्य कौन करता है? प्रोटीन करता है। प्रोटीन किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? प्रोटीन में कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 42%। मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही। कितना प्रतिशत पाया जाता है? प्रोटीन सोयाबीन में 42% पाया जाता है।
है ना। तो याद रखिएगा ये 2-3 प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा चुके हैं अलग अलग शिफ्ट में। प्रोटीन की प्रचुर प्रमुख स्रोत के बारे में बात करें तो सोयाबीन, मांस, दूध, मछली, दालें, अंडा, ये सभी में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये थे आपके प्रश्न, यानी कि टोटल 52 प्रश्न। वो और ये वीडियो आप देखेंगे तो टोटल आपको 52 प्रश्न मिल जाएंगे। और यदि आपका अभी तक पेपर नहीं हुआ है तो यहाँ पर कम से कम 4 से 5 प्रश्न आपको इन दोनों वीडियो से मिल जाएंगे। इस प्रकार से वीडियो को रखा है मैंने, ना। तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेगी, तब तक के लिए धन्यवाद।